7 जून 2013 को मेन कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर कामदुनी गांव में कॉलेज से लौट रही एक स्टूडेंट का अपहरण करके गैंग कर दिया जाता है। इस गैंग में टोटल 6 लोग शामिल थे, जो रेप के बाद उस लड़की के शरीर के निचले हिस्से को किसी धारदार हथियार से बुरी तरह चीर देते हैं और फिर इसके बाद ये सभी दरिंदे उस लड़की का गला काटकर उसे पास ही एक खेत में फेंक कर भाग जाते हैं। लड़की तड़पकर मारी जाती है और इस घटना से कामदुनी गांव के आक्रोशित लोग अगले ही दिन इस क्राइम में शामिल मेन क्रिमिनल अंसार अली को पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं, जिसकी गवाही से इस क्राइम में शामिल सभी दोषियों का पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आज 10 साल बाद भी कामदुनी केस कोर्ट में फंसा हुआ है, जिसकी कंडीशन ये है कि हाल ही के 6 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने इस गैंग में शामिल 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों के ऊपर से गैंग का चार्ज हटाकर उन्हें रिहा करने का ऑर्डर दे दिया, जिसे सुनने के बाद पूरा वेस्ट बंगाल भड़क उठा और इसी कड़ी में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 9 अक्टूबर को हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया ताकि आरोपियों को रिहा होने से रोका जा सके। लेकिन यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, यानी कि जल्द ही तीनों आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, क्या कामदुनी केस में जो हो रहा है वो सही है? क्या उन 6 के 6 आरोपियों को मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? वैसे दोस्तों, हकीकत तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जब भी किसी लड़की का रेप होता है तो उसे न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, और यही सेम चीज कामदुनी केस में भी हो रही है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने कामदुनी केस की पूरी केस स्टडी को लेकर आए हैं, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हमारे इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से काम करता है और क्यों किसी भी रेप विक्टिम को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कामदुनी केस की पूरी स्टोरी को शुरू से समझते हैं। मेन कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर और बरासात शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित कामदुनी विलेज की ये घटना है। डिरोजियो कॉलेज में पढ़ने वाली BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट शिप्रा घोष 7 जून 2013 को भी रोज की तरह अपनी क्लासेस पूरी करने के बाद दोपहर में कामदुनी BDO ऑफिस रोड से होते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी वहां मौजूद 6 दरिंदों की नज़र शिप्रा पर पड़ती है और वे उसका अपहरण करके उसे एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां सभी दरिंदे बारी बारी से शिप्रा का रेप करते हैं। लेकिन जब इससे भी उनके मन को शांति नहीं मिलती तो वे शिप्रा के शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह से चीर देते हैं और फिर इसके बाद वे शिप्रा का गला रेतकर उसे पास ही के एक फील्ड में फेंककर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब शाम तक शिप्रा घर नहीं पहुंचती है तो उसके भाई उसे ढूंढने निकलते हैं और फिर पूरा गांव छानने के बाद रात के लगभग 8:30 बजे शिप्रा के भाइयों को शिप्रा की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद रात के लगभग 9:45 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और वह शिप्रा के फैमिली वालों से शिप्रा की बॉडी ले जाने की डिमांड करती है ताकि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा सके। लेकिन शिप्रा के साथ हुए इस हादसे की वजह से उसके फैमिली वाले और पूरे कामदुनी विलेज के लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब और गुस्से में होते हैं कि वे पुलिस को डेड बॉडी साथ ले जाने से रोकने लगते हैं, जिससे पुलिस और गांव वालों के बीच विवाद बढ़ जाता है और गांव वाले गुस्से में साथ मिलकर पुलिस की 3 गाड़ियों को डैमेज कर देते हैं। जिसके बाद रात के लगभग 2 बजे पुलिस का एक काफी बड़ा दल गांव में एंटर करता है और पोस्टमार्टम के लिए शिप्रा की बॉडी को उसके फैमिली वालों से ले लेता है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बारासात भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रातों रात गांव वाले आपस में जांच पड़ताल करके ये पता लगा लेते हैं कि शिप्रा की इस हालत का मेन जिम्मेदार अंसार अली है, जिसके बाद सभी गांव वाले साथ मिलकर अंसार अली को पकड़ लेते हैं और नेक्स्ट डे पुलिस को सौंप देते हैं, जहां पुलिस अंसार अली से सख्ती से पूछताछ करती है, जिसमें अंसार अली 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर किए गए अपने इसे क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद पुलिस कुल 5 लोगों के नाम पर FIR दर्ज करती है और 8 जून को ही 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद जैसे ही कामदुनी विलेज की ये घटना मीडिया में आती है, पूरे वेस्ट बंगाल में खलबली मच जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और 15 जून की शाम को भारतीय रिजर्व बटालियन की एक टुकड़ी के द्वारा कामदुनी में फ्लैग मार्च किया जाता है। इसके साथ ही इसी दिन सिटीजन्स फोरम की एक टीम भी कामदुनी विलेज विजिट करती है,
इसके अलावा इसी दिन बड़ी बड़ी विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मातंगिनी महिला समिति, मैत्री, मनाबी, अहल्या और चेतना सहित कई महिला संगठन कमदुनी विलेज को विजिट करते हैं ताकि ये केस लगातार चर्चा में बना रहे। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा के इस गैंग केस की जांच वेस्ट बंगाल के सीआईडी के ऑफिसर्स कर रहे होते हैं, जो इस केस में कुल 6 लोगों को दोषी पाते हैं। जिसके बाद इन सभी क्रिमिनल्स को सीआईडी ऑफिसर्स के द्वारा 16 जून को वापस कमदुनी विलेज में लाया जाता है ताकि ये वापस से पूरी घटना की डिटेल्स बता सकें कि कैसे उन्होंने शिप्रा का पहले अपहरण किया और फिर उसका रेप करने के बाद उसे मारकर फेंक दिया। अब 16 जून को जैसे ही क्रिमिनल्स के द्वारा सब कुछ एक्सेप्ट एंड कंफर्म कर लिया जाता है, इसके नेक्स्ट डे यानी 17 जून को खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कमदुनी विलेज को विजिट करती हैं और वे शिप्रा के फैमिली वालों को ये आश्वासन देती हैं कि 15 दिनों के अंदर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जाएगी और उनकी गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करेगी कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ना जाने क्यों, लेकिन घटना के 15 दिन बाद तक भी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोई चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है, जो ये शो करता है कि कोलकाता में जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है वहां खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। खैर, 22 जून को अंसार अली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और इस सिचुएशन में खुद अंसार अली और राज्य सरकार दोनों चाहते थे कि लीगल प्रोसीडिंग्स को बरासात कोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। खैर, सारी हकीकत जानने के बाद भी शिप्रा का केस कोर्ट में खींचता चला जाता है और इस तरह से साल 2016 आ जाता है, जहां जनवरी 2016 में एडिशनल सेशंस जज संचिता सरकार शिप्रा घोष के गैंग रेप और मर्डर के इल्जाम में अंसार अली, सैफुल अली और अमीनुल अली को मौत की सजा सुनाती है, जबकि इमानुअल इस्लाम, अमीनुर इस्लाम और भोला नस्कर को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब जज संचिता सरकार के इस फैसले के बाद सबको लगता है कि 3 साल बाद ही सही, लेकिन फाइनली अब जाकर शिप्रा को न्याय मिल गया। लेकिन इस केस के क्रिमिनल्स ने इस केस को बंद नहीं होने दिया और उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में संचिता सरकार के फैसले अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि कमदुनी केस खींचता चला गया। और अब जब इस घटना को 10 साल हो चुके हैं, तब हाल ही में 6 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच में, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता शामिल थे, इन लोगों ने ईमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को गैंग के आरोप से बरी कर दिया और इन्हें सिर्फ आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को गायब करने का दोषी ठहराया, जिसके रिजल्ट में इन्हें 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन चूंकि ये लोग पहले से ही 10 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जज साहब ने यह फैसला लिया कि ये तीनों लोग 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरकर जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन ये तीनों जुर्माना भरने में फेल होते हैं तो फिर इन्हें नॉर्मल जेल होगी। इसके साथ ही जज साहब ने सैफुल अली और अंसार अली की मौत की सजा को उनके प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास में बदल दिया, यानी ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हद तो तब हो गई जब जज साहब ने अमीन अली को जेल से रिहा कर दिया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर पूरा वेस्ट बंगाल वापस से भड़क उठा और 6 अक्टूबर को ही सभी ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस ने साथ मिलकर कोलकाता में जुलूस निकाला। इसके साथ ही भाजपा वालों ने भी 10 अक्टूबर को कोलकाता हाई कोर्ट के इसी फैसले खिलाफ अपनी रैली निकाली, जो ये शो करता है कि जब बात जस्टिस की हो तो हमारे लीडर्स ने सही फैसला लिया और आपसी मतभेद को साइड करके एक साथ न्याय के लिए खड़े हुए। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया है, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। तो अब ये तो तय है कि जिन आरोपियों को कोलकाता हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है वे वापस से हमारे समाज में आ जाएंगे और ये उन सभी क्रिमिनल्स के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि चाहे आप गैंग जैसा कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना कर लो, लेकिन आपको भारत के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से एक ना एक दिन आज़ादी मिल ही जाएगी। और दोस्तों, ये तो थी उस गैंग की घटना जिसमें पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गांव वालों ने खुद ही मेन क्रिमिनल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सोचने वाली बात यह है कि आज कमदुनी केस को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शिप्रा और उसकी फैमिली को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। आज भी शिप्रा का परिवार अपना सब कुछ खोने के बाद इस उम्मीद में खड़ा है कि अगर उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
दोस्तों, गुनहगार के गुनाह कबूल करने के बाद भी जब किसी पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग जा रहा है, तो ये यहाँ साफ साफ दर्शा रहा है कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर अंदर से बिल्कुल खोखला पड़ चुका है। अब जरूरत है बदलाव की, एक ऐसे बदलाव की जिससे क्राइम करने वालों के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर इंडिया में किसी भी तरह का क्राइम किया तो ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर हम सभी जानते हैं कि ऐसे सख्त नियम कानून को लागू होने में सालों लग जाएंगे, और हमेशा की तरह जब भी इंडिया की किसी बेटी का रेप होगा तो हमारे देश के नेता हमारे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के बजाय मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालने में लग जाएंगे। वैसे दोस्तों, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या लगता है आपको, कोलकाता हाई कोर्ट ने कमदुनी केस में इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन क्यों लिया? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। इसके साथ ही अगर आपका ऐसी ही क्रिमिनल केस स्टडीज देखने में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।